हेलो एवरीवन, दिस साइड पिकू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो लेक्चर है ये पंजा सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है और कल हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर होगा। इसके बाद ये सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप लोग का 1 फरवरी से जैसा कि एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक खूब बढ़िया से मेहनत किए होंगे, अच्छा से पढ़े होंगे, तो एग्जाम अच्छा जाएगा ही अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो। और बात बाकी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे जितना बना उतना मैंने करने की कोशिश करी और मेरे ख्याल से मैंने पूरा एफर्ट लगाया, 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करी है मैंने। और आपने कितना लगाया है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए और वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में मैं पहले कुछ एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बता देता हूँ, ठीक ना। जैसे आपको क्या दिया हुआ रहता है, एक जेड दिया हुआ रहता है, जेड, और जेड बराबर समथिंग ए एक्स प्लस बी टाइप के दिया हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप के दिया हुआ रहता है। जैसा कि दिया हुआ है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ये जेड दिया हुआ है। और फिर ये कुछ एक चीज इन इक्वेशन टाइप के दिया हुआ रहता है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 2y, 3x प्लस y, सॉरी 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 15। और फिर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सबका नाम, इनको आखिर कहते क्या है, क्योंकि आपको जो 2022 में क्वेश्चन पूछा है ना, इनके नाम पर भी क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो z बराबर जो दिया हुआ रहता है ना, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हिंदी में उद्देश्य फलन, ठीक है। z को क्या बोला जाता है, उद्देश्य फलन बोला जाता है। मतलब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोला जाएगा उसको उद्देश्य फलन बोला जाता है। उद्देश्य फलन अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और फिर ये सारे क्या हैं, तो ये सारे हैं कंस्ट्रेंट्स, ये सारे हैं कंस्ट्रेंट्स, हिंदी में कहें तो व्यवरोध, इनको हिंदी में व्यवरोध कहा जाता है, जिनमें इनइक्वालिटी लगा हुआ रहता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन या ग्रेटर देन, इस तरह का जो रहता है वो इन सबको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट बोला जाता है, या फिर हिंदी में व्यवरोध, ठीक है। और जिसको क्वेश्चन के अंदर बोला जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए चाहे मिनिमम वैल्यू निकालिए, चाहे फिर बोलेगा कि अधिकतमीकरण करें न्यूनतमीकरण करें, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जैसा कि ये है, जेड को बोलेगा कि अधिकतमीकरण करें या न्यूनतमीकरण करें, या फिर जेड का अधिकतम मान निकालें या न्यूनतम मान निकालें, ऐसा जो जिसमें कहा जाएगा उसको बोलते हैं उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्या दिया हुआ था, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, एक जेड बराबर दिया था, और इस तरह के बाकी 3 जो ऑप्शन है उस 3 ऑप्शन में इस तरह के इन इक्वेशन दिया हुआ था। तो जो इन इक्वेशंस होते हैं वो सब तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये जेड बराबर जो होता है ना वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उद्देश्य फलन होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें भी ये दोनों है ना वो अलग प्रकार के कंस्ट्रेंट्स हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है ना, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये जनरली हर एक क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इनको अलग टाइप से एक अलग प्रकार का ये कंस्ट्रेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ऋणात्मक ऋणेतर व्यवरोध, इनको क्या बोला जाता है, ऋणेतर व्यवरोध बोला जाता है, ऋणेतर व्यवरोध, ठीक है। इन दोनों को x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या बोला जाता है, ऋणेतर व्यवरोध। ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक नहीं, नॉन निगेटिव कंस्टेंट, ठीक है। तो ऋणात्मक नहीं मतलब 0 या धनात्मक। जैसे आपको पता है ना,
नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है, और फिर इधर -1 -2 -3 इंटीजर में सब आते हैं। तो इंटीजर के अंदर आप देखोगे तो 0 होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, तो इंटीजर को भी ऐसे नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव में बांटा जाता है। नॉन पॉजिटिव में क्या क्या आता है, तो जो पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव ना हो तो 0 और सारे निगेटिव, और उसी तरह नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो नॉन निगेटिव में आता है 0 और पॉजिटिव सारे। वही बात है, ऋणेतर व्यवरोध का मतलब कि x का वैल्यू ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब 0 होगा क्या, हाँ 0 तो न्यूट्रल नंबर है ना, तो इसीलिए इक्वल टू है, तो 0 और उससे बड़ा, और y भी वही है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनको ऋणेतर व्यवरोध बोला जाता है, नॉन निगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो नाम याद हो गया, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, उद्देश्य फलन, और ये जितने हैं ये सब जिनमें इनइक्वालिटी लगा हुआ रहता है उनको बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक है। इसको में इनइक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, देखिए यहाँ इक्वालिटी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी लगा हुआ है, मतलब जो इन इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है दैट इज कांस्टेंट्स व्यवरोध, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है कि z बराबर इतना दिया हुआ है का अधिकतम मान निकालिए जहां की व्यवरोध ये है, ठीक है, इसका अधिकतम मान निकालना है और जिसके लिए ये व्यवरोध है आपके सामने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको देखिए नोट्स के अंदर पीडीएफ के अंदर काफी बढ़िया से सब कुछ क्या क्या कैसे कैसे लिखना होता है सब कुछ मैंने लिख के बढ़िया से बता दिए हैं। यहाँ बस मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, इसके मेथड को मैं आपको सिखाना चाहूंगा, इसका मेथड क्या है एक्चुअली सॉल्व करने का वो मैंने सिखाने का यहाँ पर्पस है, ठीक है। और बाकी कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं वो तो खैर मैंने आपको ऑफलाइन के अंदर बताए ही थे, और पीडीएफ के अंदर भी मैंने काफी अच्छे से लिख दिए हैं, तो आप एक बार उसको रिविजिट कर लीजिएगा, आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब एकदम अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आएगा, ना की बात ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका अधिकतम मान निकालने वाले हैं हम लोग, जिसके लिए ये कंस्ट्रेंट आपके सामने है। तो क्या करना होता है सुनिए, नाम याद रखना है क्योंकि नाम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऋणेतर व्यवरोध है, तो ऋणेतर व्यवरोध ये है, ठीक है ना। चलिए, तो इनको करने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, तो ये जो कंस्ट्रेंट दिए होते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स उनके संगत समीकरण लिखते हैं। संगत समीकरण मतलब समीकरण में क्या होता है, ये असमीकरण है, इनइक्वेशन मतलब असमीकरण, ये सब जो है ना ये असमीकरण है, और बस इनइक्वालिटी के हटा के और इक्वालिटी लगा दिए तो वो समीकरण हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे समीकरण। तो इसके संगत समीकरण क्या होगा, तो बस इनइक्वालिटी हटा के और इक्वालिटी लगा दीजिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो गया इसी के संगत समीकरण, ठीक। और फिर इसके संगत समीकरण क्या होगा, इसके संगत समीकरण हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 15, ठीक है। और इन सब के संगत समीकरण क्या होगा, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, यही होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इनका हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं जी, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ना, बचपन में हम लोग क्या करते थे, 10th क्लास में 9th क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सीखे थे। तो वहां हम लोग ऐसे लेते थे, x और y की कुछ एक वैल्यू लेते थे, दो दो पॉइंट हम लोगों के लिए काफी होता था, x और y, जैसे x की दो वैल्यू लेते थे और y की दो वैल्यू मिल जाता था तो हम ग्राफ बना पाते थे, ठीक है। उसी तरह हम इसमें इसको खैर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, काहे कि कई बार आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक ना, तो इसीलिए मैंने मान लिया। चलिए, अब इसको क्या करेंगे कि x बराबर हम अगर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो 2y बराबर 10 मतलब y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, डन। अगली बार हम क्या करते हैं कि y को 0 ले लेते हैं, y को 0 अगर ले लेंगे तो x बराबर 10 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और x बराबर 10, मतलब 0,5 और 10,0, 0,5 एगो पॉइंट और दूसरे का पॉइंट 10,0, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो इस समीकरण का ग्राफ हम लोग खोज लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब उसी तरह इसके लिए हम लोग बनाएंगे, इसके लिए भी टेबल बनाइए, इसी तरह के बचपन में हम लोग टेबल बनाते थे ना 9th 10th में, तो वही काम करना है यहाँ भी, x y। और इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अभी तो इवन 2022 में ना आई थिंक
10 या 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है 2022 में इस चैप्टर से 10 या 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये काफी निहायत ही चेंजी चैप्टर है, काफी चेंजी चैप्टर है। 5 नंबर तो मतलब एकदम लिख के ले लो कि आएगा ही आएगा, ठीक है। चल इसको बनाइए, तो x बराबर अगर इसमें जीरो लेंगे, x बराबर जीरो लेंगे तो y बराबर 15 हो जाएगा। अगर y बराबर जीरो ले लेंगे तो y बराबर जीरो ले लेंगे तो 3 5 15, ये 5 आ जाएगा ना, बन गया। और ये x बराबर जीरो y बराबर जीरो, तो आपको पता ही x बराबर जीरो किसका समीकरण होता है, x बराबर जीरो किसका समीकरण होता है, y एक्सिस का, y एक्सिस का ही तो समीकरण x बराबर जीरो होता है, और x एक्सिस का ही समीकरण तो y बराबर जीरो होता है, ठीक है। तो बस इसको बनाते हैं, तो बस ग्राफ आपको बनाना है, वो आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे। खैर इनका ग्राफ तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है ना। x बराबर जीरो कौन है, तो x बराबर जीरो y एक्सिस होता है, ठीक है, यही है x बराबर जीरो, और ये क्या है y बराबर जीरो। लेकिन हमको x बराबर जीरो y बराबर जीरो के ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ हमको इन सब का कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाना है, कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाना है। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आसानी से पॉइंट लेके अब हम ग्राफ बना सके। तो खैर वो मैं बताता हूं कि इन सब का कहाँ यूज होगा। तो देखिए यहां हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा, तो x का वैल्यू जीरो से बड़ा करने आता है, इधर की इधर, इधर की इधर, इधर। x का वैल्यू देखो ना, x का वैल्यू तो x एक्सिस में मिलता है ना, मतलब ई साइड राइट साइड पॉजिटिव x मिलता है, पॉजिटिव x, और लेफ्ट साइड निगेटिव x। बताइए हाँ है ना, क्योंकि इधर क्या होता है -1 -2 -3, ये सब निगेटिव, ये मूल बिंदु है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट पक्का से पॉजिटिव ही होगा, और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर है, ऊपर y एक्सिस को ऊपर तो पॉजिटिव ही ना मिलता है, तो y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अगर इधर कोई पॉइंट लेते हैं, तो x एक्सिस तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन y एक्सिस जो होता है ना वो निगेटिव, y कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो निगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा x एक्सिस के नीचे, तो x एक्सिस तो फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु के राइट साइड जो होता है ना वो x का वैल्यू पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जो होता है वो x का वैल्यू निगेटिव। तो हम क्या चाहते हैं, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा कहे तो ये इधर वाला जो रीजन होगा, इधर वाला रीजन होगा, ये देख पा रहे हो क्या, ये सब पूरा रीजन होगा ना, मतलब ये पूरा ऐसे पूरा एकदम क्षेत्र, पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ से ये सब पूरा, ये सब क्या है, x ग्रेटर देन जीरो का, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का क्षेत्र है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि यहाँ अगर इक्वालिटी हटा देगा ना, मान लीजिए कि ये वाला इक्वालिटी हटा दिया, तो आपको ये लाइन डॉट डॉट से बनाना होगा, ये डॉटेड लाइन से बनाना होगा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है इसीलिए ये सॉलिड लाइन, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको क्लास में बताया था ये सब, कि जब यहाँ जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ अभी हम तुरंत बनाएंगे, इसके लिए लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचेंगे तो सॉलिड लाइन खींचेंगे या फिर डॉटेड लाइन खींचेंगे, तो सॉलिड लाइन खींचेंगे। सॉलिड लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगा हुआ है, इसके लिए भी सॉलिड लाइन। अगर इक्वालिटी नहीं लगा हुआ रहेगा तो फिर डॉटेड लाइन खींचना होगा, फिर क्या खींचना होगा, डॉटेड लाइन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा लाइन सॉलिड लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब ये y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी सॉलिड होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये किधर, मतलब y का वैल्यू जीरो से बड़ा, y का वैल्यू जीरो से बड़ा किधर होगा, नीचे नहीं ना, नीचे तो y का वैल्यू छोटा होता है, मतलब ये ऊपर। इसके लिए ये सब रीजन बनेगा, ये सब जो क्षेत्र है ना, मतलब y एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के ऊपर वाला क्षेत्र, वो सब y ग्रेटर देन जीरो में आएगा। समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, तो ये अभी हम इरेज करते हैं, और उन ये सब जो लाइन है ना दोनों, ये दोनों इनको ड्रॉ करते हैं यहाँ। तो पहले 0,5 ड्रॉ करना है, तो 5 मान लीजिए कि कहीं इधर होगा, 0,5 मतलब x में 0 y में 5, तो इधर कहीं मान लेते हैं ये 5 है, ठीक है। तो 0,5 यही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 0,5, और फिर 10,0 मतलब x में 10 कहीं इधर ले लेते हैं, और 10,0 तो यही ना होगा। तो बस इसको मिला दीजिए, ये सब पॉइंट तो डिनोट करते आता ही होगा यार, अब इतना भी कमजोर थोड़े हो गए।
ठीक है, ये आप स्केल से बनाओगे तो सीधा बनाना, ठीक है ना, एग्जाम में स्केल वगैरह लेकर के जाना और पेंसिल से बनाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो ग्राफ पेपर वैसे दिया हुआ रहता है तो उस पर बना देना, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बना दिए। अब यहाँ क्या करना होता है, अब यहाँ ये क्या है, ये कौन सा लाइन है, ये है ना x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये अभी किसका ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है इसका बना है, इसका लेकिन इसका नहीं बना है, इसके लिए एक क्षेत्र बनेगा। तो क्षेत्र कौन सा बनेगा, उसके लिए कोई सा भी पॉइंट पुट करना होता है। लेकिन मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि आप वो पॉइंट लो, मतलब ओरिजिन लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने क्या बोले हैं कि कोई भी पॉइंट लेकर के यहाँ रीजन डिसाइड कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट है मूल बिंदु 0,0। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो बस 0,0 पुट करिए, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 0, ये LHS में 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो बताइए ये सही बात है कि गलत, 0 जो है 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, ये सत्य है, सत्य है। जब ये सत्य है तो रीजन कहाँ होगा, तो उस बिंदु की ओर जो बिंदु हम डाले थे, ठीक है। कोई भी बिंदु डाल सकते हैं, x और y की जगह बिंदु डालिए, अगर वो डालने पर बात को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, जैसा कि यहाँ सेटिस्फाई कर गया, x बराबर 0 y बराबर 0 डालना, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट यही तो होता है 0,0। तो x बराबर 0 y बराबर 0 डाले तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 आया, मतलब ये बात सही है कि 0 10 से छोटा होता है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। मान लीजिए कि यहाँ 11 आ जाता है, 11 आ जाता है तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा थोड़ी होता है कि 11 10 से छोटा है, नहीं ना। तो उस केस में सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ लिख देते असत्य है। जब असत्य होता तो रीजन कहाँ बनता, रीजन बनता मूल बिंदु से दूर, लेकिन यहाँ मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रीजन कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु इधर है तो इसका जो रीजन बनेगा वो इधर बनेगा, मतलब यहाँ से इस लाइन से एकदम पूरा नीचे, ये पूरा नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, इस लाइन के नीचे वाला क्षेत्र वो इसके अंदर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला लाइन ड्रॉ करिए, तो 0,15 और 5,10, सॉरी 5,0, तो 0,15, x में 0 y में 15, x में 0 y में 15, तो y में 15 कहीं इधर लेना होगा ना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y में 15 कहीं इधर ले लेते हैं, वैसे 5 कुछ ज्यादा ही ले लिए हम, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये मान लीजिए कि 0,15 है, ठीक है, ये क्या है, ये है 0,5 और ये है 0,15, ठीक, और ये है 10,0। अब देखिए फिर क्या बनाना है, 5,0, मतलब x में 5, तो x में 5 कहीं इधर आएगा, x में 5 और y में 0, तो यही ना है 5,0। तो इसको मिला दीजिए, इसको मिला दिए हम, इसको मिला दिए, तो ये जो रीजन बना, ये जो लाइन बना वो इसके लिए बना, लेकिन हमको तो ये वाला बनाना है, क्या है 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 15, ये बनाना है, ठीक ना। लेकिन इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, मूल बिंदु डालेंगे, तो मूल बिंदु डालेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा ना, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 15 से छोटा ही तो होता है, बात सही है। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि रीजन जो होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, मतलब इस लाइन से इधर, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो रीजन उधर होता, क्षेत्र उधर होता, समझ में आया। लेकिन क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। कचरा नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ऐसे ही 2-3 लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये जो जरा ये जो है y एक्सिस, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए रीजन कहाँ बन रहा है, ये रीजन इधर बन रहा है, इसके लिए इधर रीजन बन रहा था ना। और ये जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए रीजन ऊपर ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इधर। तो आप देख पा रहे हो क्या, आप देख पा रहे हो क्या कि इसमें कॉमन रीजन क्या है। यहां से आपको इतना करने के बाद ये जितने कंस्ट्रेंट दिए हुए होते हैं उन सारे कंस्ट्रेंट के लिए आपको यहाँ रीजन ड्रॉ करना होता है, क्षेत्र ड्रॉ करना होता है। इसके बाद यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र की खोज होती है,
फिजिबल रीजन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र या साध्य क्षेत्र भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है, तो वो मिलता है सारे कंस्ट्रेंट के कॉमन रीजन जो होता है ना, वही हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। क्या, सारे कंस्ट्रेंट के लिए जो कॉमन क्षेत्र है, तो आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना यार, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र में सारे कंस्ट्रेंट लाई कर रहे हैं, सारे कंस्ट्रेंट का क्षेत्र लाई कर रहा है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी इसमें है, और इसके लिए बात किया जाए तो हाँ ये भी है, अगर इसके लिए बात किया जाए तो हाँ ये भी है, और इसके लिए बात किया जाए तो ये भी है। अगर बोलोगे कि ये वाला नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो है, ये वाला भी है, लेकिन क्या ये वाला है ऊपर? जैसे ये वाला रीजन ऊपर नहीं ना जा रहा है जी, इसके लिए तो नीचे है, इसके लिए ऊपर थोड़ी है। तो यहाँ जो है, यहाँ पर कौन कै को कंस्ट्रेंट का क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पर इसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, एक्स एक्सिस वाला आ रहा है, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला भी इसमें आएगा, क्योंकि ये पूरा y एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो जितना क्षेत्र है ना, वो y ग्रेटर देन 0 में है। मतलब इसके लिए जो क्षेत्र बनाएंगे वो ऐसे पूरा आएगा ऊपर तक, ठीक है। मतलब इसका रीजन भी यहाँ पहुंच रहा है, इसका रीजन भी यहाँ पहुंच रहा है, इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी यहाँ पहुंच रहा है, और इस लाइन के लिए भी यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन इस वाला लाइन के लिए नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर नहीं ना गया। मतलब ये वाला रीजन कॉमन रीजन नहीं है, ये सारे कंस्ट्रेंट के लिए कॉमन रीजन होना चाहिए, ठीक ना। मतलब सारे कंस्ट्रेंट का रीजन जिस रीजन में लाई कर रहा है वो हमारा फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। और ये वाला रीजन की बात करें अगर, तो इसमें देखिए ना, ये वाला को तो मिल रहा है यहाँ, और ये वाला भी मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला भी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा है। और फिर इसके लिए भी, इसके लिए मिल रहा है, इसके लिए मिल रहा है, और इसके लिए नहीं मिल रहा है, देख रहे हो ना, ये जो है ये इसके लिए तो इधर आ गया ना यार, देख पा रहे हो, इसके लिए मिल रहा है, इसके लिए मिल रहा है, इसके लिए भी मिलेगा, बस ये वाला धोखा दे दिया, ये इधर मुड़ गया, ठीक है। तो जो कॉमन रीजन होगा उसको लेना है, तो ये वाला रीजन जो है ना वो कॉमन है, तो इसी को हमने उठाना है, ठीक है। यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन। अब देखो, अब क्या करना होता है आपको, सुसंगत क्षेत्र के हर एक कॉर्नर पॉइंट से जरूरी होता है अपने को, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र जो मिला, इसका हर एक कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट इसका कोना कै को बन रहा है, एगो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये सब कॉर्नर पॉइंट आप फाइंड करिए। ये तो 0,0 है क्योंकि मूल बिंदु है, और ये क्या है, तो ये है कितना, ये 5 था ना, तो 5,0, ये 5,0 था, और ये 0,5, अब ये कितना है, देखिए अब ये कितना है, तो ये आपको कैसे निकालना होगा। इसको निकालने के लिए आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही पॉइंट है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए देखते हैं कि उस पॉइंट से कौन कौन गुजर रहा है, तो गुजर रहा है ये दोनों, तो इन दोनों को हल कर लीजिए ना, तो ये दोनों गुजर रहा है, तो ये कौन सा है, ये x + 2y, ये वाला है पहला इक्वेशन, और ये वाला दूसरा इक्वेशन है, तो पहला और दूसरा को हल कर लेंगे तो आपको ये पॉइंट निकालते आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट को मान सकते हैं, ये O है, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ठीक है। तो B बिंदु ज्ञात करने के लिए, ये सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु B निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसा करिए, 1 - 2 कर दीजिए, पहिलका में से दूसरा को घटा दीजिए, बात बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - 2 गुना दूसर का, तो यहां से करेंगे, पहिल का लिखिए x + 2y = 10, और फिर एक में 2 से गुना करके लिखिए, दूसर का में 2 से गुना करेंगे तो ये 6x और प्लस 2y = 30। अब माइनस करना है, तो माइनस करने पर साइन चेंज करते हैं, तो ये 2y से 2y खत्म हो गया, फिर यहाँ -5x बचेगा ना, क्योंकि -6x और +x, तो -5x = क्या, यहाँ से 10 - 30, तो ये -20 बचा ना। तो आपको चमक रहा है कि x = 4 आया, x बराबर कितना आ गया, 4। तो x का वैल्यू किसी एक रख दीजिए, किसी एक भी इक्वेशन में, इसको रख देते हैं 2 में, इसलिए 2 से, तो दूसर का में रखिए x का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लीजिए।
तो 3 गुना 4 और प्लस y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ गया 15 माइनस 12, तो 3 आया क्या, ठीक है। तो x बराबर 4 और y बराबर 3, तो आ गया ना पॉइंट बी क्या हो गया 4,3, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y, तो x बराबर 4 और y बराबर 3, तो ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है। मतलब सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु अपने को मिल गया, कोणीय बिंदु ओ ए बी सी, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे। फिर क्या आपको करना होता है, सुसंगत क्षेत्र क्या है ओ ए बी सी है, ओ ए बी सी हमारा सुसंगत क्षेत्र है जिसका कोणीय बिंदु भी मिल गया, 4 गो कोना है, चारों बिंदु आपको दिख रहा है कि ये 0,0 है, ये 5,0 है, ये 4,3 है, ये 0,5 है, और ये चाहिए होता है, ठीक है, निकालना जरूरी है। क्यों निकालना जरूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालते हो ना, वो एक्चुअली सुसंगत क्षेत्र के कोना पर ही मिलता है, समझे। देखिए फिर से, कभी भी आपको जेड, ये जो हमारा उद्देश्य फलन होता है, उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां मिलता है, तो सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर, सुसंगत क्षेत्र के कोना पर ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये बिंदु पर भी और ये बिंदु पर भी, मतलब कोई दो बिंदु पर फिजिबल, ये जो हमारा फिजिबल रीजन है सुसंगत क्षेत्र है, उसका कोई दो बिंदु पर सेम वैल्यू मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक ना। मतलब मिनिमम है तो मिनिमम, जैसे मिनिमम मान लीजिए कि 3 है, तो 3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तब तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में ये लाइन पर हमेशा होगा मिनिमम वैल्यू, समझ में आया। जैसे दो पॉइंट पर अगर सेम वैल्यू मिल रहा है, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर, क्योंकि एक रेखा तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बने हुए होता है, बताइए ना, एक रेखा कितना पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो अगर सुसंगत क्षेत्र के किसी दो बिंदु पर सेम वैल्यू मिल रहा है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू मान लीजिए कि निकालना है आपको, और दो पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब कि उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा, उस तरह का इक्वेशन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। समझ में आया, इतना बात समझ में आया। अपने को सुसंगत क्षेत्र निकालते आना चाहिए, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो जितने सारे कंस्टेंट है उनके लिए रीजन ड्रॉ करेंगे, और रीजन, सारे कंस्टेंट के लिए जो रीजन का कॉमन रीजन होगा ना, वही हमारा फिजिबल रीजन होता है, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र होता है, या फिर इसी को साध्य क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है, कंप्लीट। फिर आपको क्या होता है जरूरी, कि कोणीय बिंदु निकालना, हर एक कोणीय बिंदु आपको पता होना चाहिए। जैसे ये तो पता है मूल बिंदु तो 0,0 होगा, ये तो मैंने यहाँ से ही निकाल दिए थे, ये तो यहाँ से ही, लेकिन ये वाला जो है ना वो यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, तो यहाँ हम इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके ये बिंदु निकाल लिए, क्योंकि जरूरी था, क्योंकि हमारा साध्य क्षेत्र के कोणीय बिंदु बन रहा था ना, इसीलिए। चलिए, बाकी इन सारे बिंदु से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों बिंदु है, बाकी और भी पॉइंट है इसमें, तो वो सबसे कुछ जरूरी नहीं है, बस हमको जरूरी होता है क्या, साध्य क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु से जरूरत होता है, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए, अब इसके बाद क्या करना होता है आपको, इसके बाद देखिए क्या करना होता है। इसके बाद हम यहां लिखते हैं कोणीय बिंदु, एक टेबल बनाते हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिखते हैं, और फिर यहाँ जेड लिखते हैं। जेड क्या है, जेड है 3x + 2y, 3x + 2y, तो 3x + 2y है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, लिखना है ए क्या है, सॉरी सबसे पहले जी ओ है ना, ओ या ए कोई भी पहले लिख सकते हो, इससे जरूरी कुछ नहीं है। ओ है 0,0, फिर ए क्या है 5,0, सारे कोणीय बिंदु को यहाँ चिपका देना है, तो 4 को है ना, तो 4 को यहाँ लिखेंगे ए, और फिर बी क्या है, बी है 4,3, और फिर सी क्या है जी, सी है 0,5 लिख दिया। अब इसके बाद जेड में एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू जेड में डालेंगे, और ये हर एक बिंदु के करस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकालेंगे, हर एक कोना के करस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो इस कॉर्नर पर जेड का वैल्यू क्या होगा, तो 0 डालिए, तो यहाँ 0 0 0, 3 गुना 0 + 2 गुना 0, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, और यहाँ से जेड कितना आएगा, इस पॉइंट पर कॉर्नर ए पर जेड का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये 15 आ रहा है,
ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर जेड निकालो, यहाँ पर जेड निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 3 डालना है, तो ये 12 सॉरी 4 ना 4 3 जा 12 और प्लस ये 3 डालना है तो 3 2 जा 6, तो ये 18 आ रहा है। और फिर इस पॉइंट पर जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 0 इसको खत्म कर देगा, ये 5 दूना 10, डन। तो यहां से आपको क्या निकालना था, अधिकतम वैल्यू निकालना था ना, क्या निकालना था, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कितना आ रहा है बताइए, इसको में आपको खाली देखना है कि इसमें अधिकतम मान क्या है। तो अधिकतम मान आपको चमक रहा है कि 18 है। इन सब इस टेबल के अंदर देखिए कि जेड का अधिकतम मान क्या है। मैंने आपको बताया ना कि अधिकतम मान या न्यूनतम मान कहाँ मिलता है, कॉर्नर पर, सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर। सुसंगत क्षेत्र के यही 4 गो कोणीय बिंदु है, तो चारों बिंदु पर देखिए कौन से बिंदु पर अधिकतम मान आया है, तो अधिकतम मान आया है यहाँ ना, ये अधिकतम है, यहाँ लिख दीजिएगा अधिकतम, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम है, मतलब जेड का अधिकतम मान कितना हो गया 18। अगर इसी क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा हुआ होता तो न्यूनतम कितना है 0, ठीक है। आपको कभी कभी पूछेगा कि x के कौन से मान के लिए, x तथा y के कौन से मान के लिए z अधिकतम है, ऐसे पूछेगा, और अधिकतम मान क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो सिंपली पूछा है कि z का अधिकतम मान बताओ, तो z का अधिकतम मान कितना होगा 18, बस खत्म। लेकिन कभी कभी क्या पूछेगा कि z का अधिक x तथा y के कौन से मान के लिए, x तथा y के कौन से मान के लिए z अधिकतम है और अधिकतम मान कितना है, मतलब x और y का वैल्यू भी पूछ दिया जहां पर z अधिकतम है, और अधिकतम वैल्यू भी पूछ दिया। तो अधिकतम वैल्यू तो बताना ही है, लेकिन x बराबर 4 और y बराबर 3 के लिए, x बराबर 4 और y बराबर 3 के लिए z जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब 3,4 के लिए z जो है मैक्सिमम है, और z मैक्सिमम बराबर कितना है 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, z मैक्स, मैक्सिमम पूछा था ना, अधिकतम z, अधिकतमीकरण करना था, तो z मैक्सिमम बराबर कितना हो गया 18। और इसी क्वेश्चन में z मिनिमम पूछा हुआ होता तो 0, z मिनिमम कितना होगा 0, ठीक है, डन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे या फिर 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे लिखना है वो सब चीज मैंने आपको पीडीएफ के अंदर लिख दी है, एक बार उसको पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, ना कि कोई सवाल नहीं। और जानते हो इस चैप्टर के अंदर मात्र 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि यहाँ जो फिजिबल रीजन मिला था वो क्या था, परिबद्ध था, इनक्लोज था, ये बंद था ना यार, परिबद्ध क्षेत्र बंद था। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि परिबद्ध क्षेत्र जो, ये सुसंगत क्षेत्र जो होगा ना वो खुला होगा, मतलब परिबद्ध नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, सुसंगत क्षेत्र ये परिबद्ध था। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा जिसमें सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी मेथड यही है, थोड़ा सा लास्ट में एगो चेक करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरह के भी क्वेश्चन आई थिंक इसमें नहीं लिखे हुए यार, लेकिन वो मैं बता दूंगा, होमवर्क में जो आपको दिया हूं ना उसका 4था नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। होमवर्क में 5 क्वेश्चन आपके लिए है, तो 5 में जो ये 4था क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा ही है, जिसमें आपको सुसंगत क्षेत्र जो है वो परिबद्ध नहीं मिलेगा, वो खुला मिलेगा, ठीक है। तो खुला मिलेगा तो उसको में क्या करना होता है, उसको में बस काम यही करना होता है, सब कुछ लास्ट में थोड़ा सा चेक करना रहता है कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना है, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा जांच करना पड़ता है, बाकी सब सेम, ठीक है। खैर वो भी मैं बता दूंगा, 4था क्वेश्चन भी मैं होमवर्क का बता दूंगा, मैं इसमें लिखना भूल गया वैसे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सिखा दूंगा मैं आपको, नहीं तो आपको पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मिल ही जाएगा। पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप देखोगे तो वहां मैंने बताया है कि जब सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध नहीं रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं तो जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको तो काफी अच्छा से पता होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण करें किसका, जेड का। तो जेड क्या है, जेड है y माइनस 2x, y माइनस 2x। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण उद्देश्य फलन का किया जाता है। यहाँ बोला है अधिकतमीकरण करें जिसके लिए जेड बराबर इतना है, और कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, और माइनस 2x प्लस वाई
लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब वही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। x वाई साथ में मर्ज करके लिख दिया है, लेकिन मतलब वही है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट दिए हुए हैं और ये क्या है, ये है उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो फिर से वही बात, इसके संगत समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसका संगत समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। बस इसको सोल्व करिए। इसके लिए टेबल बनाते हैं x y, तो x बराबर 0 लेंगे, y बराबर 3 और y बराबर लेंगे तो x बराबर 3, ये चमका। इसके लिए बनाओ x y, अगर x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 1, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। अगर y बराबर 0 ले लिए तो ये माइनस 1/2, चमक रहा है का आया। y बराबर 0 लिए तो ये माइनस 2 x बराबर 1, तो x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा ना, सिंपल। चलिए अब अपने को काम क्या करना है, ग्राफ बनाने का। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या क्या जरूरी है, पहले 0,3, ये तो बन गया ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी बन गया। तो ये x एक्सिस क्या होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x एक्सिस पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये ऐसे इधर वाला रीजन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये मैं लास्ट में बनाऊंगा, अभी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए तो ये दोनों बनाते हैं, पहले ये दोनों लाइन को बनाते हैं। और ये सब देखिए सॉलिड लाइन खींचना है, यहाँ ये हर जगह इक्वालिटी लगा हुआ है, ये इक्वालिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, इसीलिए हर जगह क्या यहाँ सॉलिड लाइन बनाना है, कहीं भी डॉटेड लाइन नहीं बनाना है, ठीक है। डॉटेड लाइन तब बनाते हैं जब ये इक्वालिटी मान लीजिए हटा दिया, इसके लिए जो लाइन बनाएंगे वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इक्वालिटी है इसीलिए डॉटेड लाइन नहीं। और आपको जनरली यही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, मुझे लगता है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बनाइए ना। 0,3 कहाँ है, x में 0 y में 3, मतलब इधर कहीं आएगा 0,3, और 3,0 मतलब x में 3 और y में 0, तो ये इसको मिला दीजिए, ये जो हो गया वो अब क्या आ गया, ये पॉइंट है 3,0 और ये 0,3, डन। अब ये वाला बनाइए लाइन। अच्छा ये कौन सा लाइन है, इसको भी लिख लीजिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर 0 0 डालेंगे, मूल बिंदु को सेटिस्फाई करवा के देखिए, सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 0,0 है तो सेटिस्फाई करवा के देखना, तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 3, क्या बात सही है, हाँ जी सही है ना। 0 जो है 3 से छोटा ही तो होता है, मतलब ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, मतलब इसका जो रीजन होगा वो एक से सॉरी मूल बिंदु की ओर ही होगा, क्योंकि मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है, जो बिंदु सेटिस्फाई करेगा उस बिंदु की ओर बनेगा इसके लिए रीजन, ठीक है। चलिए अब ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0,1 0,1 मतलब x में 0 y में 1, तो y में 1 कहीं इधर ले लेते हैं, ठीक है। और ये x में -1/2, -1/2 कहीं इधर होगा ना, इसको थोड़ा और बड़ा बनाए क्या, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, देखिए ये मान लिया 1 और ये 2, ये 3, ये 1 है, तो इधर भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमको बनाना है 0,3, 0,3 ये इधर कहीं होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 1 2 और 3 कहीं इधर, तो ये हो जाएगा 0,3, x में 0 y में 3, और ये हो जाएगा ये, तो इसको बना लीजिए, ठीक है। यहाँ फिर से x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, ये सत्य है, सत्य है, इसीलिए इसका जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु की ओर बनेगा,
ऐसे ही 2-3 खाली एरो बनाना है, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है यहाँ। चलिए अब इसके लिए बनाएंगे तो 0,1, तो x में 0 y में 1, तो ये वाला पॉइंट ये क्या है 0,3 और ये है 3,0। अब ये वाला बनाएंगे तो ये है 0,1 और -1/2, x में -1/2 कहाँ होगी, यहाँ 1 -1 है, -1/2 यहाँ आएगा ना, -1/2, 0 मतलब ये है। अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, ठीक है, ये जो लाइन बना वही है, ये -1 है। ये कौन सा लाइन है, ये है -2x + y, -2x + y लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर 0 0 डाल के देखिए, मूल बिंदु सेटिस्फाई करवा के देखेंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या बात सही है, 0 1 से छोटा होता है ना, तो यहाँ ये भी बात सत्य है, सत्य है। मतलब इसके लिए भी जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु की ओर बनेगा, मतलब मूल बिंदु यही तो है, मूल बिंदु यही है ना, इसकी ओर, मतलब इधर, ठीक है, ये बन गया। अब इन दोनों कंस्ट्रेंट के लिए तो रीजन डिसाइड कर लिए, अब इन दोनों के लिए भी बना लीजिए, तो इन दोनों के लिए तो ये पता ही है, सबको पता रहता है, ठीक है। इसके लिए इधर ऐसे होता है। यहाँ कॉमन रीजन आपको चमक रहा है क्या, कॉमन रीजन क्या है, क्या ये जो ट्राइंगल वाला रीजन है वही कॉमन रीजन है ना, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी ये जो लाइन है इसके लिए भी यहाँ मिल रहा है रीजन, इसके लिए भी मिल रहा है यहाँ, और इसके लिए भी यहाँ, और इसके लिए भी यहाँ, तो ये चारों कंस्ट्रेंट के लिए यही रीजन कॉमन है, मतलब इस रीजन में सारा कंस्ट्रेंट लाई कर रहा है, इसका मतलब कि यही हमारा क्या बन जाएगा जी, सुसंगत क्षेत्र। इसका नाम दे दीजिए, कुछ नाम हो जाएगा A B C, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ABC जो है ना वो हमारा सुसंगत क्षेत्र। अच्छा नहीं, ये नहीं आएगा, ये O आएगा, एक मिनट, OABC ऐसा करिए, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो कंस्टेंट है इसके लिए तो उधर रीजन है ना, ये वाला थोड़ा है, मतलब आपका सुसंगत क्षेत्र ये होगा, आप देख पा रहे हो, ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है ना, चतुर्भुज, ये है आपका 4 कॉर्नर वाला सुसंगत क्षेत्र है, 3 कॉर्नर वाला नहीं है, भ्रम में नहीं रहना है। O इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो क्या, ये वाला रीजन नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए तो ऊपर मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए भी इधर मिल रहा है, और लेकिन इसके लिए नहीं मिल रहा है यार, ये इसके लिए इधर थोड़ी मिल रहा है, इसके लिए भी मिल रहा है यहाँ पर, इसके लिए जब रीजन बनाएगा आप तो यहाँ भी तो रीजन इसका लाई करेगा ना इस लाइन के लिए, लेकिन ये वाला जो है ना x > 0 वो राइट साइड है, मतलब यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आपका सुसंगत क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। तो सुसंगत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र जो है वो क्या है, OABC, OABCO ऐसे लिख सकते हैं, OABCO, ठीक है, मतलब ये पूरा, ठीक है, जिसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट OABC 4 को कॉर्नर पॉइंट है, तो हर एक कॉर्नर पॉइंट आपको पता है क्या, O तो पता है, A भी पता है 3,0, B नहीं पता है, और C भी पता है, C क्या है, ये तो 0,1 था ना, ये तो 0,1 था, ये है 0,1, ठीक है, तो बाकी इन चारों पॉइंट से मतलब है, तो 3 पॉइंट यहाँ ऑलरेडी पता है, बस चौथा पॉइंट आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको ये सॉल्व करना होगा इन दोनों लाइन को, तो ये कौन कौन सी, यही दोनों लाइन है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए ऐसा करिए आप कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो पहला क्या है x + y = 3, और ये क्या है -2x + y = 1, तो माइनस करेंगे, माइनस करते वक्त साइन चेंज करते हैं ना, तो माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस, तो ये गया, यहाँ से 2x और x 3x, समझ में आया, ये 3x हो गया, और बराबर में ये कितना आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 ना, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ से बताना x बराबर कितना आ गया, x बराबर आया 2/3, x बराबर 2/3 आ गया, तो y का वैल्यू निकालो, तो y का वैल्यू इसमें से रख देते हैं, इसीलिए 1 से 1 में रख दीजिए x का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये 2/3 + y = 3,
यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3 माइनस 2/3, मतलब 3 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो 7 ना, 7/3। तो y बराबर कितना आ गया 7/3, मतलब ये पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू है 2/3, 2/3 7/3। ठीक है, ये पॉइंट भी अपने को पता चल गया। फिर क्या करना होता है जी, टेबल बनाना होता है। तो टेबल बनाइए। कॉर्नर पॉइंट z, तो z क्या है, z है y माइनस 2x, y माइनस 2x। यहाँ पे देखिए ये जो सुसंगत क्षेत्र है वो परिबद्ध है, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र जो है वो परिबद्ध है, खुला नहीं है। यहाँ पॉइंट क्या है, O है, A है, B है, C है, ये 4 वो पॉइंट है। O क्या है, O तो 0,0 है मूल बिंदु, और A क्या है जी, तो A है ये 3,0 ना, B क्या है 2/3 7/3, 2/3 7/3, और C क्या है, C इज 0,1, 0,1, दैट्स इट। अब इसमें Z का वैल्यू निकालना, Z बराबर कितना आ गया है 0,0, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से Z बराबर, तो ये y वाला टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, ये 0। देखना इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि y शुरू में लिख दिया है, ऐसा नहीं कि शुरू वाला में x का वैल्यू चिपका दिए, ठीक है ना, ये गलती मत करना। यहाँ बताओ x का वैल्यू 3 है, मतलब 3 यहाँ रखेंगे, और y का वैल्यू 0, मतलब 0, 0 माइनस ये 3 दूनी 6, ठीक ना, 0 माइनस 6 मतलब ये -6 आया ना। और यहाँ से z का वैल्यू बताना, तो y का वैल्यू 7/3, 7/3 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू 2/3। अब देख पा रहे हो 7/3 माइनस 4/3, तो 7 में से 4 गया तो 3/3, मतलब ये तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ से z, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा, z बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या है, z का, ये b और c ऐसे पॉइंट हैं जहां पर z का वैल्यू सेम आ रहा है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया ना कि आपको कई बार होगा कि दो पॉइंट पर सेम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, अधिकतमीकरण करना है, यहाँ z मैक्स निकालना है, z मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू अधिकतमीकरण करना है, ठीक है, अधिकतमीकरण करें, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम 1 ही है, 0 माइनस 6 1 1, इसमें अधिकतम क्या है, अधिकतम है 1, अधिकतम कितना है जी 1 है। तो इसीलिए आपको यहां पता चल रहा है कि B और C पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, B पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और C पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि B और C को मिलाने वाले रेखा के हर एक बिंदु पर, B और C को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा और वो 1 ही मिलेगा। समझ में आया ना, देखना B कहाँ है, ये है, और C कहाँ है, ये है, B और C, मतलब ये जो रेखा दिख रहा है ना -2x + y = 1, -2x + y = 1, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जितने सारे पॉइंट्स आएंगे, जितने सारे पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट पर, ये सारे पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वो 1 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से बड़ा मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आप देख लो ना, जैसे कि आपको ये पॉइंट लेके देखना है, ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट भी तो इसी लाइन पर ना है, -1/2, 0, तो -1/2 रख के देखना, -1/2, 0 भी रखेंगे ना तो 1 ही मिलेगा। यहाँ रख के देखना, x के जगह -1/2 रखना है, y की जगह 0, मतलब यहाँ 0 -2 इंटू -1/2, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 2 से 2 खत्म, ये तो 1 ही तो आ रहा है ना, 1 ही तो आ रहा है। बताइए समझ में आया, 1 ही आ रहा है ना। तो ये B और C को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इसके हर एक पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो और ऐसा हुआ कि कोई दो पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रहा है, आप मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हो तो दो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा बनेगा ना, उस रेखा के हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वो उतना ही मिलेगा जितना कि उन पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के केस में वही, अगर दो पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब कि उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा और वो कितना मिलेगा, तो वो उतना ही मिलेगा।
जितना कि उस पॉइंट पर आ रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बी पर भी आ रहा है और सी पर भी आ रहा है, मतलब बी और सी को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो खैर उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर जेड मैक्सिमम निकालने के लिए बोला था, तो मैक्सिमम इस पर भी है और इस पर भी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी जेड बराबर 1 आ रहा है, यहाँ भी जेड बराबर 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों अधिकतम है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम अधिकतम, ठीक है, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए जेड मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। वो बात भी आप लिख सकते हो कि चूंकि बी इस पॉइंट पर भी जेड मैक्सिमम मिल रहा है, इसीलिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर भी जेड मैक्सिमम मिलेगा, और वो कितना होगा, जेड मैक्सिमम बराबर 1। वो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर लिख दिया है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आया क्या, सिंपल। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है जिसको मैं अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों करना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है और मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, जिसके लिए उद्देश्य फलन जो है वो जेड क्या है, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। इसके लिए आपको क्या निकालना है, जेड मैक्सिमम भी निकालना है एंड जेड मिनिमम भी निकालना है, जेड मिनिमम भी निकालना है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों करना है। कंस्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, ठीक है। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। अगला है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर वही ऋणात्मक व्यवरोध x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनके लिए तो मेहनत नहीं करना होता है ना, इनके लिए तो डायरेक्ट बस एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं और उसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो उनके लिए ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना होता है, इनके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 120, ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, संगत समीकरण, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 60, यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 0, या फिर कह दो कि x बराबर 2y, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहां से वैसे तो ये दिख रहा है कि मूल बिंदु से ही पार होगा, x बराबर y बराबर ax टाइप की जो इक्वेशन होता है वो हमेशा मूल बिंदु से ही पास करता है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए ना, कोई नहीं, हम टेबल बना के ही आपको बता देते हैं। चलिए वैल्यू लीजिए, तो यहां आप देखोगे x बराबर अगर हम 0 लेंगे, x बराबर 0, ये x y लिख देते हैं, x y x y x y। तो x बराबर अगर 0 लेंगे, x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 60 ना, क्योंकि 2y बराबर 120, दूसरे जाएगा 60 बार में। और अगर हम y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 120 मिल जाएगा, और x बराबर अगर 0 लेंगे, x बराबर 0 यहाँ, x बराबर अगर 0 लिया तो y बराबर 60, और y बराबर 0 लिया तो x बराबर 60, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वैसे आप x का वैल्यू 1 2 भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप पीछे देख रहे थे आप कि यहाँ 2 3 5 6 7 इस तरह का नंबर आ रहा था, तो वो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके 1 2 3 5 ये सब काफी आसानी से लिख पा रहे थे, ठीक है।
लेकिन यहाँ 120, 60 इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम अगर ऐसे करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब 120 तक करते जाएंगे ना, तब इतना करेंगे क्या? नहीं यार, इतना क्यों करेंगे, इतना नहीं करेंगे ना, इतना मेहनत नहीं करने वाले हैं। ये 1 से लेके 120 तक कौन ये सब लिखने जाएगा? ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना होता है, उतना आपको जब ग्राफ पेपर मिलेगा ना, तो ग्राफ पेपर में उतना जगह नहीं होगा कि आप 1 से लेके 120 तक काउंट करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन को, ये जिसको हम 1 यूनिट लेते हैं ना, जिसको हम 1 यूनिट लेते हैं, यहां से यहां हम 1 लेते हैं ना, तो अब 10 लेना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ स्केल को चेंज करना पड़ता है। स्केल जो होता है ये वाला, ये स्केल जो होता है, इसको 1 यूनिट के बजाय हम 10 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट के बजाय कितना ले लेते हैं? 10 यूनिट। तो जहां 1 बोलते थे वहां 10 बोलेंगे, जहां 2 बोलते थे वहां 20 बोलेंगे, जहां 3 बोलते थे वहां 30 बोलेंगे। तो जहां 12 बोलेंगे वहां 120 नहीं आ जाएगा, जहां पर 12 बोलेंगे वहां 120 आ जाएगा। तो काफी आसान हो गया ना। और जहां 60, जहां 6 बोलते थे वहां 60 मिल जाएगा, आसान हो गया। तो इस तरह से स्केल को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, स्केल को बड़ा कर देते हैं, जिसको हम 1 लेते थे उसको 10 यूनिट लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर हम 10 लिए हैं, तो इसके अंदर फिर छोटा छोटा वैल्यू खोजना जो है ना, वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां भी एक्स और वाई का कुछ बड़ा बड़ा वैल्यू लो। ठीक है, तो अच्छा चलिए ना, जीरो ले लेते हैं, क्योंकि जीरो तो फिर भी पता होता है ना, जीरो तो यही है, तो जीरो तो फिर भी आसान है पता करना। तो एक्स बराबर अगर जीरो लेंगे, तो एक्स बराबर जीरो ले लिया, तो वाई बराबर क्या आएगा? 0/2, मतलब वाई भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0,0 से ये बिंदु, ये लाइन तो पास होगा ही। अब x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 1 2 3 4 ये सब ना लेकर के बड़ा बड़ा वैल्यू लीजिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो आपको मन है तो x का वैल्यू 60 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, और 50 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, समझ में आया ना? इस तरह का वैल्यू लीजिए। तो हम क्या करते हैं, x बराबर चलिए 40 ले लेते हैं। तो x बराबर अगर 40 लेंगे, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 20 ना। y बराबर कितना मिल जाएगा? 20। ठीक है, डन। अब ग्राफ बनाते हैं, तो इन तीनों कांस्टेंट के लिए ग्राफ बनाएंगे। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 120 तक जाना है, मतलब 12 तक जाना है, एक्स एक्सिस में हाईएस्ट 12 तक जाना है, तो इसको यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 60 ही तक, वाई एक्सिस में हार्डली 60 तक जाना है ना, मतलब 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 60 तक पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ 120 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 120 तक पहुंचे। ठीक है, अब देखिए 0,60, 0,60 मतलब x में 0 y में 60, तो ये वाला पॉइंट, और 120,0 मतलब x में 120 और y में 0, तो ये वाला पॉइंट। तो अब इसको मिलाइए, तो ये मिलाएंगे तो ये सांप जैसा बन जाएगा। फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं, चलिए उतना भी सांप जैसा नहीं बना है, लेकिन हाँ टेढ़ा तो है ही। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो स्केल से बनाना वो हो जाएगा। चलिए ये इसके लिए बन गया। अब ये क्या है? ये है आपका, ये लिख सकते हो आप x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। तो यहाँ 0 0 डालेंगे, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 120, तो ये सही बात है ना। 0 जो है 120 से छोटा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है मूल बिंदु को, मूल बिंदु को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके लिए जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु की ओर बनेगा। ये जमका क्या, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की ओर रीजन बनेगा। अब इसके लिए बनाइए, तो x प्लस वाई, ये क्या है? 0,60 और 60,0, मतलब ये 0,60 और 60,0, तो 60 6 पर होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यही है, ये 60,0 है, मतलब इसको मिलाना होगा, ये मिला दिया। ठीक है, बन गया।
तो ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ देखोगे तो जीरो डालेंगे तो जीरो जीरो जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ ये असत्य हो गया ना यार, जीरो जीरो जो है 60 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, बड़ा नहीं ना है, तो ये असत्य बात हो गया, असत्य गलत बात हो गया, असत्य है। जब असत्य है इसका मतलब कि इसके लिए जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु से दूर बनेगा, मूल बिंदु की ओर नहीं बनेगा, मूल बिंदु से दूर। तो मूल बिंदु इधर है तो रीजन इसके लिए इधर होगा, ये बात आपको चमका क्या, ठीक है। इसके लिए जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु से दूर बनेगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, इसके लिए, इस लाइन के लिए, ठीक है, डन। अब देखना, अब इसके लिए बनाओ तो 0,0, तो 0,0 तो यही है, और 40,20, x में 40 y में 20, तो 40 4 पर होगा, 1 2 3 4, ये 40 है और 20 कहाँ है, 2 पर, तो यहाँ, तो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दिया, तो ये वाला मिल गया आपको, x माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या डाल, अच्छा एक मिनट, ये गलत बन गया ना यार, ये एकदम गलत बन गया, एकदम गलत, क्योंकि पॉइंट तो 0,0 है, तो 0,0 ये, और एक 40,20 ना, तो 40 ये और 20 ये, मतलब ये वाला पॉइंट ना हुआ, एक ही पॉइंट का नाम है ना 40,20, तो ये पॉइंट हुआ ना जहां पर x 40 है और y 20 है, ये ना 40,20 हुआ। तो अब ये और ये को मिलाना होगा ना, इन दोनों को मिलाना होगा, ये जो लाइन बना ना वो हो गया, देखिए यही, ये जो लाइन बना ना वो ये है, x माइनस 2y, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां आप देखोगे ना, यहां आप देखोगे तो इसका रीजन किधर होगा, तो रीजन आप निकालने के लिए आप मूल बिंदु पुट करोगे क्या, मूल बिंदु नहीं पुट करोगे, क्योंकि मूल बिंदु सेटिस्फाई करेगा ही ना, मूल बिंदु पर से पास ही हो रहा है। देखो ना 0,0 डालेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ आपको नहीं पता चलेगा, तो नहीं पता चला तो मैंने बताया ना कि आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, समझ में आया। तो आप 0,0 यहाँ नहीं ले पा रहे हो तो ऐसा करो कि ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो 0,0 को छोड़ के, क्योंकि 0,0 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 0,0 से ही तो पास ही कर रहा है, ठीक है। तो 0,0 तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा करो कि दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तो पॉइंट अगली बार इधर वाला चाहे इधर वाला कोई भी ले लेते हैं, तो चलिए ना यही वाला ले लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये 60 है ना, ये 40 50 60, ये 60,0 है ना, ये 60,0 है, तो 60,0 ले लेते हैं। तो यहाँ हम अगर 60,0 को सेटिस्फाई करवाते हैं, 60,0 को अगर सेटिस्फाई करवाते हैं यहाँ, तो x की जगह 60 माइनस ये 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया ना, 60 0 से बड़ा तो है, सही बात है, 60 0 से बड़ा है, मतलब जो रीजन होगा वो ई बिंदु के, इस बिंदु की ओर होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या, जो बिंदु को सेटिस्फाई करता है ना उसका रीजन उसी तरफ बनता है, उस बिंदु की ओर। जैसे पहले से हम मूल बिंदु डाल रहे थे, मूल बिंदु डाल रहे थे और मूल बिंदु अगर सेटिस्फाई कर रहा था तो बोल रहे थे कि मूल बिंदु की ओर होगा। अबरी बार मूल बिंदु थोड़ी ना डाले हैं, अबरी बार तो 60,0 डाले हैं ना, 60,0 डाले हैं और ये सेटिस्फाई किया है, मतलब इसके लिए जो रीजन बनेगा ना वो 60,0 की ओर बनेगा, ठीक है। जो बिंदु सेटिस्फाई करेगा उसी की ओर रीजन बनेगा, तो ये बिंदु है, मतलब इसका रीजन जो बनेगा वो इधर बनेगा, इस साइड। समझ में आया, बताओ, डन, ये हो गया। अब इन दोनों के लिए भी रीजन बना देते हैं, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए रीजन कहाँ होगा, ये पूरा ऐसे, और इसके लिए रीजन ऊपर वाला ऐसे, ऊपर के रीजन, ठीक है। तो यहाँ कॉमन रीजन क्या आपको दिख रहा है जी, कॉमन रीजन बताओ, कॉमन रीजन आपको दिख रहा है कि ये वाला है, ये जो है आपका वो कॉमन रीजन है, ये चमक रहा है क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना ये वाला जो कांस्टेंट है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए तो रीजन यहाँ पर मिल ही रहा है, इसके लिए भी यहाँ पर मिल रहा है, इसके लिए भी यहाँ पर मिल रहा है,
देखो ना, ये वाला लाइन के लिए तो इधर ही तो है, समझ में आ रहा है। तो ये इसके लिए भी मिल रहा है और इसके लिए भी मिल रहा है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो किधर है, इधर ही तो है, समझ में आ रहा है ना। इसके लिए भी मिल रहा है और इसके लिए भी मिल रहा है। यहाँ कंस्टेंट का वो है 1 2 3 4 5, 5 को है ना, 3 को ये और 2 को यहाँ, तो 5 को है। यहाँ देखोगे पांचों कंस्टेंट है। ये जो पहला कंस्टेंट है इसके लिए अब देखो यहाँ पर रीजन आ रहा है ना, और यहाँ तो 4 को आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला ये है, और ये वाला ये है, और ये वाला ये है। तो 4 को तो कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है जहां पर सबका रीजन यहाँ को इंसाइड कर रहा है, और ये है रीजन जो कि काफी दूर है, इसका भी रीजन तो यहाँ मिल ही रहा है, समझ में आया। तो बताइए यही ना कॉमन है। आप देखोगे अगर इसमें आप बोलोगे कि ये वाला नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो यहाँ मिल रहा है, इसके लिए भी यहाँ मिल रहा है, इसके लिए भी यहाँ मिल रहा है, इसके लिए भी यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये वाला धोखा दे रहा है। ये जो है वो इधर नहीं आके इधर चल जा रहा है, ठीक है। क्या ये रीजन कौन, ये फिजिबल रीजन होगा? फिजिबल रीजन ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो यहाँ है, इसके लिए भी यहाँ मिलेगा, इसके लिए नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो दो आदमी धोखा दे रहा है, यहू धोखा दे रहा है, इधर भाग जा रहा है, ये भी धोखा दे रहा है, उधर भाग जा रहा है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये वाला होगा क्या? तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो यहाँ मिल रहा है, इसके लिए यहाँ मिल रहा है, इसके लिए भी यहाँ मिलेगा, लेकिन ये वाला धोखा दे रहा है, ऊपर भाग जा रहा है, इधर आना चाहिए था ना। समझ में आया? बताइए। तो यही एक ऐसा रीजन है जहां पर ये सारे कंस्ट्रेंट का रीजन कॉमन है। तो यही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सुसंगत क्षेत्र, यहाँ लिख दीजिए सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र क्या बनेगा जी? तो नाम दे दीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, इसको नाम दे दीजिए डी, ठीक है। तो सब कॉर्नर पॉइंट आपको पता है क्या? ये तो पता है ना 120,0, ये 120,0 है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ दो को पॉइंट आपको निकालना पड़ रहा है, ठीक है। पहले जो हम दो क्वेश्चन किए उनमें तो एक ही पॉइंट निकालना पड़ रहा था ना, बाकी 3 को पॉइंट पहले से हम लोग को पता हो जा रहा था, लेकिन यहाँ 2 को पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। तो ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। तो सॉल्व करिए। कौन कौन है? फर्स्ट कहाँ है जी? फर्स्ट है 120 वाला ना, मतलब फर्स्ट ये है फर्स्ट, और सेकंड कौन है? सेकंड x प्लस वाई वाला ये है, तो ये है सेकंड, और थर्ड है कौन? ये है थर्ड। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ इसको ये पॉइंट पहले निकालो ना, सी, ए और बी तो पता है, फिजिबल रीजन पहले लिख देते हैं। फिजिबल रीजन है ए बी सी डी, ABCD है ना। तो ए तो पता है, बी तो पता है, लेकिन सी निकालने के लिए आपको ये थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो थर्ड इक्वेशन में तो पता है ना, थर्ड इक्वेशन में तो पता है कि x बराबर 2y है, तो x बराबर 2y उठा के इसको में चिपका देंगे, x बराबर 2y उठा के चिपका देंगे, बस करिए। तो कहाँ कैसे करें? स्पेस तो है नहीं, ये सब गंदगी को मिटाएं क्या? इन सब को उड़ाते हैं, ठीक ना, इधर से। अच्छा, सॉल्व कर करके और मिटा देंगे, ठीक है। सॉल्व कर करके और उसको इरेज कर देंगे, यही दिक्कत होता है ना। इसीलिए तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उतना सारा कहानी, आपको PDF के अंदर लिख के दिया हुआ है। उतना अगर लिखने लग जाएंगे ना तो पता चलेगा सब टाइम भी बीत गया और कुछ अच्छा से सीख भी नहीं पाए, ठीक है। तो वो सब कर लीजिएगा, PDF के अंदर देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने अच्छा से आपको आसान भाषा में लिख करके दे दिए है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट है, ये जो है हमारा फर्स्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो थर्ड में से जो y x बराबर 2y है उसको उठा के इसको में चिपका देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बचपन में याद करिए, ऐसे ही तो करते थे। x का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दिए, x में x का वैल्यू 2y रखना है, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2y बराबर में 120, यही ये हो जाएगा 4y बराबर 120, यहाँ से y बराबर 4 3 12 30, y बराबर कितना आ गया
30 आ गया, तो y बराबर अगर 30 आ गया तो 30 दूनी 60, तो x बराबर कितना आ गया 60। ये चमका क्या, तो सही है ना। x की जगह 2y रख दिया तो 4y बराबर 120, तो 4 दिया 12 30 और x का वैल्यू 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो 30 गुना 60, तो x बराबर 60। तो ये c क्या आ गया, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, ये। और d क्या आएगा, तो d निकालने के लिए आपको ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, तो ये थर्ड है और ये सेकंड है, तो थर्ड और सेकंड को तो फिर से वही x का वैल्यू 2y थर्ड सॉरी सेकंड में पुट कर दीजिए, ये 3y बनेगा ना, x का वैल्यू 2y तो 2y प्लस y 3y, यहाँ बनेगा 3y, तो 3y बराबर 60, यहाँ से x बराबर सॉरी y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर मिलेगा 20, y बराबर 20 मिला तो x बराबर कितना होगा, y का वैल्यू 20 है तो 20 गुना 40 ना, ठीक है, तो x बराबर 40 मिल जाएगा, मतलब ये 40, 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया काफी आसानी से, उतना ज्यादा झंझट नहीं था। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। बस अब लास्ट काम क्या होता है, टेबल बनाना, कॉर्नर पॉइंट पर हर एक कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू निकालना। तो निकालिए, ये सब तो इरेज कर सकते हैं, ये सबसे तो कुछ मतलब नहीं है। अब सिर्फ जेड से मतलब है और ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स से। तो देखना, कॉर्नर पॉइंट्स और जेड, जेड क्या है 5x प्लस 10y, कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी डी, ये चार कॉर्नर पॉइंट है। ए क्या है 60,0 और बी क्या है 120,0, सी क्या है जी 60,30 और ये 40,20। या अब सॉल्व करो, यहां से जेड कितना आएगा, तो y का वैल्यू तो 0 है, ये पूरा खलास हो जाएगा, बस 6 × 30 ये 300 ना। ठीक है, यहाँ पर z कितना आएगा, तो y का वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, फिर 12 × 60, 12 × 60 मतलब 600। यहाँ पर z कितना आएगा, तो ये 60 से यहाँ डालेंगे तो 6 × 30 300 प्लस ये 3 यहाँ डालेंगे तो 300, सही है ना। यहाँ भी 600 मिला, 6 × 30 300 और 300। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, क्योंकि ये 80,40 आना चाहिए, ये जो पॉइंट है ना वो 80,40 आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हुआ है 80,40, ये 60,30 जो आ रहा है ना ये गड़बड़ लग रहा है। x प्लस 2y, अच्छा 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 अच्छा, यही में गड़बड़ हुआ है, ये x प्लस 2y नहीं था यार, x प्लस y था सिर्फ, क्वेश्चन में x प्लस y था सिर्फ। अच्छा छोड़िए ना, इसी पर बनाते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ से कितना आया, ये 600 आया, इसी पर बनाते हैं। वो मैं शायद नोट्स में ही कुछ गलत लिखा गया है, एक बार मैं उसको करेक्ट करके और दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जेड कितना आएगा, यहाँ से जेड कितना आएगा 40, यहाँ 40 रखो, 4 × 20 200
प्लस यहाँ 200, ये कितना आया 400 आया। तो आप देखोगे कि बी और सी पर दोनों पर मैक्सिमम मिल रहा है और 600 मिल रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर 600 मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम कितना 300। तो जेड मैक्सिमम जेड मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम कितना आ गया, मिनिमम तो 300 हो गया। ठीक है, ये क्या है मिनिमम है और ये दोनों क्या है मैक्सिमम है। तो जेड मैक्सिमम कितना आ गया 600। यहाँ कुछ ना कुछ एरर है क्योंकि 800 मैक्सिमम आना चाहिए, कुछ हमको लगता है। मैंने जो नोट्स में लिखे है ना उसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 120, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यही लिखे है, क्वेश्चन के अंदर यही लिखे है, बस सॉल्व करते वक्त x प्लस वाई ले लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है, इसमें कुछ एरर है तो एक बारी करेक्ट करके हम देखेंगे उसमें, और करेक्ट करके उसको नोट्स में सही करके और दे दूंगा, तो एक बारी उसको देख लेना। ठीक है, वैसे ये सब कुछ सही है। ठीक है, ये ऐसे ही बनाना है। जेड मिनिमम कितना आ गया 300 और जेड मैक्सिमम यहाँ पर 600 है, और ये बी और सी को मिलाने वाली हर एक बिंदु को, बी कहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो बी और सी को मिलाने वाली हर एक बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वो 600 के ही बराबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिस पॉइंट पर आपको अगर दो पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, मतलब दोनों पॉइंट मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर उतना ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है अधिकतमीकरण करना है, अधिकतमीकरण करना है। जेड बराबर कितना दिया हुआ है, जेड बराबर दिया हुआ है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y ये दिया हुआ है, और फिर कंस्टेंट दिया हुआ है 3x प्लस, यहाँ अधिकतमीकरण करना है मतलब जेड मैक्सिमम सिर्फ निकालना है, जेड मैक्सिमम निकालना है, और कंस्टेंट दिया हुआ है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15 पहला कंस्टेंट, और दूसरा है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, और ये ऋणात्मक व्यवरोध x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ चार कंस्टेंट है, 1 2 और 2 यहाँ 4। ठीक, तो दो को तो ऐसे बन जाता है। अब इसके लिए 3x प्लस 5y बराबर 15, और यहाँ 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसके लिए डिब्बा बनाते हैं, इसके लिए भी डिब्बा बनाते हैं। x y यहाँ x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y 5y बराबर 15, मतलब 5 या 15, ये 3 बचेगा। अगर y 0 लिया ना तो ये खत्म, और 3x बराबर 15 मतलब x बराबर 5। ठीक, चलिए इसमें अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो 2y बराबर 10 मतलब y बराबर 5, और अगर y 0 लेते हैं तो 5x बराबर 10 मतलब x बराबर 2। डन, चलिए अब ग्राफ बनाना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हार्डली x में 5 तक जाना है और y में भी 5 तक जाना है।
दिख रहा है ना, पूरे में x का वैल्यू हार्डली 5 है, इसमें पूरे में ये पूरा में y का वैल्यू 5 है हार्डली मैक्सिमम। समझ में आया? बस 5 तक ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 1 5, राम 2 3 4 5, ठीक। हाँ जी, तो ये 0,3 x में 0 y में 3, तो x में 0 y में 3 यहाँ, और x में 5 और y में 0, x में 5 और y में 0, तो यहाँ ये ना 1 2 3 4 5 वो है मूल बिंदु। तो ये वाला पॉइंट दोनों को मिलाइए तो ये आपको लाइन मिल जाएगा। थ्री एक्स प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15। यहाँ पर मूल बिंदु डालेंगे क्योंकि मूल बिंदु से ये पास नहीं कर रहा है, तो मूल बिंदु डाल लीजिए। मूल बिंदु से पास करेगा ना अगर कोई लाइन, तभी मूल बिंदु के अलावा दूसरा पॉइंट डालेंगे। अगर मूल बिंदु से पास नहीं करेगा तो मूल बिंदु भी डालेंगे। ठीक है, आसान होता है क्योंकि ये सब जीरो बना देगा, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 15। ये बात सही है ना, सत्य है, दिस इज करेक्ट। तो जब ये करेक्ट है तो मतलब इसका रीजन जो बनेगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ऊपर में है बनता रीजन। अब इसके लिए 0,5 मतलब x में 0 y में 5, तो x में 0 y में 5 यहाँ राम 2 3 4 5, और x में 2 और y में 0, x में 2 और y में 0, यही है। इन दोनों को मिलाइए, थोड़ा सा, ठीक है, ये बन गया ना लाइन। तो ये है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ 0 0 डालेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 10। क्या ये भी बात सही है? या दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी सही बात है, इसका मतलब इसका भी रीजन जो बनेगा वो मूल बिंदु की ओर ही बनेगा। ठीक है, और आपको तो पता ही है इसका रीजन इधर ही बनेगा और इसका रीजन इधर ही बनेगा। तो क्या ये आपको कॉमन रीजन दिख रहा है? ये जो है रीजन वो कॉमन रीजन चमक रहा है क्या? इससे आसान क्या ही होता है यार, ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। ये क्या हो गया? सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र नाम दे दीजिए ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ हमारा सुसंगत क्षेत्र बनेगा, जिसका कॉर्नर पॉइंट ओ पता है, ए भी पता है। ए क्या है? 2,0 था ना, ए 2,0 था, 2,0, और बी नहीं पता है, बी आपको निकालना पड़ेगा। और सी क्या है जी? तो सी है, सी तो पता है ना, 1 2 3 था ना, यानी 0,3, यही था ना 0,3। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको पता है, बस बी वाला निकालना पड़ेगा। तो बी कैसे निकलेगा? तो इन दोनों को हल करना पड़ेगा ना। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो बस सॉल्व एंड गेट। तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक ना, क्योंकि जो लग रहा है इक्वेशन थोड़ा भद्दा सा। तो ऐसा करते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं, विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड। तो इसको करने के लिए y को एलिमिनेट करें चाहे x को, कोई को भी करिए, तो हम करते हैं y को एलिमिनेट। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 10y बन जाएगा, और यहाँ भी 10y बनाना है, तो इसीलिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और फिर क्या कर दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड इंटू 5, ये कर दीजिए। तो पहिलका में 2 से गुना करेंगे तो ये 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y इक्वल टू 30। हाँ सही बात है ना, इतना। और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 25x प्लस ये 10y इक्वल टू 50। अब माइनस करना है तो माइनस 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 साइन चेंज करते हैं ना, तो ये तो गोल हो गया, खत्म। ये 6 में से 25 गया, तो मतलब 25 माइनस 6 कितना होगा?
-19 आ रहा है क्या, -19 बराबर ये कितना आएगा 20, -20, माइनस से माइनस खत्म, ये x भी है, तो यहाँ से x आपको चमक रहा है, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 20/19, x कितना आ गया जी 20/19, मतलब ये तो 20/19 हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो x का वैल्यू उठा के कोई एक इक्वेशन में चिपका दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा, तो दूसरे के इक्वेशन में चिपका देते हैं, दूसरे के में रख दीजिए, कोई में भी रखिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो इसीलिए दो से क्या हो जाएगा 20-25, ये x का वैल्यू यहाँ रखना है ना, 5 गुना 20/19 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 10, यहाँ से 2y बराबर, या फिर 2 कैंसिल कर सकते हो, ये 2 खत्म हुआ, ये 5 बार में और ये 2 10 बार में, तो यहाँ से क्या बचा 50/19 प्लस y बराबर 5, ठीक है, यहाँ से y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5 माइनस 50/19, तो y बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 95 आएगा, 19 95 तो ये 5 45/19 आएगा क्या, y बराबर 45/19, ये 45/19 कितना आ गया, यही आना चाहिए 45/19, हाँ ठीक है। तो ये b जो हमारा कॉर्नर पॉइंट था वो भी मैंने निकाल लिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब बस फिजिकल रीजन पता है, उसका कॉर्नर पॉइंट पता है, तो हर एक कॉर्नर पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालना है z का, तो निकालिए। कॉर्नर पॉइंट एंड z क्या है जी, z है 5x प्लस 3y, तो कॉर्नर पॉइंट है ओ है ना, ओ है, a है, b है, c है, बस o तो 0,0, a क्या है जी, a है 2,0, b क्या है जी, b है बड़ा ही खतरनाक 20/19 और 45/19, और c क्या है, c है 0,3, 0,3, ठीक, हाँ जी, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0, यहाँ चिपकाएंगे तो z बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से z बराबर कितना आएगा, तो y वाला 0 है, ये खत्म, बस 5 दूनी 10, समझ रहा है क्या, यहाँ से z कितना आएगा, तो 20/19 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा ना, 100/19, 100/19 प्लस ये 45 डालेंगे, 5 तिहाई 15 और 4 12 13, 135/19 बराबर 235, ये कितना आ गया 235/19, इसको निकालना, z बराबर x वाला तो 0 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, z मैक्सिमम निकालना है, तो z मिनिमम निकालने के लिए बोलता तो वो तो 0 है, लेकिन z मैक्सिमम बोला है, तो z मैक्सिमम क्या होगा, तो z मैक्सिमम आपको ये दिख रहा है क्या, क्योंकि इसको में अगर भाग देंगे, ये 19 में अगर 10 से भाग देंगे ना, तो 19 × 190, तो 190 से तो बड़ा है ना, मतलब इसको में भाग दोगे तो ये 10 से बड़ा ही आएगा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ये है, इसको में भाग दे के देखना, तो ये कितना आएगा 19, एक बार में 19 जाएगा, मतलब 10 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना, आप करके देख लेना, 10 19 से कम 19 और 20 30 3 23, तो 45 हो गया ना, तो 19 दूना 38, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, मतलब z का वैल्यू मैक्सिमम इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, b पर 12 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब सबसे ज्यादा तो यही है ना, ठीक है, इसीलिए z मैक्सिमम कितना हो गया, z मैक्सिमम जो हो गया वो कितना हो गया 235/19, ये यही हमारा आंसर हो गया।
और x तथा y के कौन से मान के लिए z मैक्सिमम है, तो x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 के लिए जो है वो z मैक्सिमम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबरों में पूछा जा सकता है। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गए, लेकिन मैंने क्या बोला कि एक वो वाला क्वेश्चन करवा देते हैं, जो क्वेश्चन फॉर यू में आपको चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, वो क्या है कि आप जब ये फिजिबल रीजन बनाओगे ना, फिजिबल रीजन जो आएगा वो खुला होगा, ओपन होगा, समझ में आया ना, परिबद्ध नहीं होगा, अपरिबद्ध होगा। उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका यही है, यहाँ तक बस यही काम करना है। यहाँ के बाद थोड़ा सा चेक करना होता है, जांच करना होता है, उस जांच के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि फिर ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या होगा ही नहीं, ठीक ना, या मैक्सिमम वैल्यू होगा ही नहीं, या मिलेगा या कितना मिलेगा, वो सब चीज डिसाइड हो जाता है वो जांच करने के बाद। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी एक बार हम कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ मैंने कोशिश करी है पंजा सीरीज के अंदर कि हर एक टाइप की क्वेश्चन, पंजा सीरीज के अंदर मेरा पर्पस ये रहा है कि आपको जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, उस तरह के सारे क्वेश्चन करवा दो। टाइप से हम यहाँ मतलब रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता है, किसी को ये पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्या आएगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे ये गारंटी है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी है इस सीरीज के अंदर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये सब चीज सीखना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन रटना बुड़बका ही है, ये सब कोई अच्छा बात नहीं है कि मैथ के क्वेश्चन को रट ले, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन रट लिया ना, हम रट लेते, इंग्लिश के रट लिए हम रटे, मैथ रटने वाला चीज नहीं है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैथ के 3-4 क्वेश्चन एकदम रट के गए और वही एकदम एग्जाम में छाप के आ गए, ऐसा नहीं होगा ही नहीं ऐसा। हाँ ऐसा होता है, जैसे मैं इतना क्वेश्चन इसके अंदर करवाया हूँ कहीं पंजा सीरीज के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली एकदम उठा के पूछ दिया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। और जो गारंटी दे रहा है ना वो आपको भोंचू बना रहा है, और भोंचू बन रहे हो आप। मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारा चल रहा है, 1 फरवरी को एकदम यही आएगा छाप लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वैसा थंबनेल जो है ना मुझे भी लगाने आता है, लेकिन वो सब करने का कोई फायदा नहीं है, ये सब धोखाधड़ी वाली काम हम नहीं करते हैं। चलिए अगली बार न्यूनतमीकरण करना है, मतलब जेड मिनिमम निकालना है, न्यूनतमीकरण करना है मतलब जेड मिनिमम निकालना है, जहां जेड बराबर दिया क्या है, जेड बराबर दिया है x + 2y, x + 2y, ठीक है। ये x + 2y दिया हुआ है जेड बराबर, और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 2x + y ≥ 3, 2x + y ≥ 3, और x + 2y ≥ 6, x + 2y ≥ 6, and then x greater than equal to x, y greater than equal to 0। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस 4 कंस्टेंट्स हैं, और ये तो ऑलरेडी बस बन ही हुआ होता है, तुरंत बन जाता है, बस x y खींचते हैं और बन जाते हैं, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, इन सब के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो करिए मेहनत। 2x + y = 3, यहाँ x + 2y = 6, इसके लिए डिब्बा बनाते हैं, इसके लिए घर बनाते हैं, इसके लिए द्वार बनाते हैं, इसके लिए भी द्वार बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ x y, यहाँ x यहाँ y, ठीक। अब x का वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना। अगली बार y का वैल्यू 0 डाल देंगे, y का वैल्यू ही 0 डाल दिया अगर, x का वैल्यू 3/2 मिलेगा ना, 3/2, ठीक। और x का वैल्यू अगर 0 डाल दिए, x का वैल्यू 0 डाल दिए तो y का वैल्यू 2y =
6 मतलब y बराबर 3, और y बराबर 0 डाल दिया तब x बराबर 6 मिलेगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अब वही काम वहां तक करना है, टेबल बनाने तक यही काम करना है, सेम काम। चलिए करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं जी। तो इसमें देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा x में 6 तक जाना है और y में 3 तक जाना है। तो ये थोड़ा लंबा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x में 0 y में x 0 y 3 मतलब 0,3, ये हो जाएगा, ये मूल बिंदु है 0,0। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट, और ये 3/2,0, 3/2 कहे तो 1.5 ना, 1.5, 1.5 क्या होगा, तो ये 1 है, ये 1.5 यहाँ बीच में होगा, x बराबर 1/1.5 और ये 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को मैच करिए। गलत जगह जा रहा है बाबू। फिर देखिए, ठीक है ना, वो सब आप कर लेना स्केल से सीधा लाइन। ये क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ देखना सेटिस्फाई करेगा क्या, 0,0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये बात सही है, नहीं ये गलत है ना, 0 3 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, मतलब इसका जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु से दूर बनेगा, क्योंकि मूल बिंदु को सेटिस्फाई करवा के देखे हैं तो मूल बिंदु सेटिस्फाई नहीं किया है, मतलब मूल बिंदु से दूर इसका रीजन होगा। ठीक है, इसका क्षेत्र जो बनेगा वो मूल बिंदु से दूर। अब इसके लिए तो ये 0,3 और 6,0 मतलब x में 0 और y में 3, तो वो तो यही लाइन है, सॉरी यही पॉइंट है। और x में 6 और y में 0, वो तो ये वाला पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6, उसको मिलाते हैं। ये क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये 6 है ना, 6, क्या ये सही है, नहीं ये भी सही नहीं है, ये गलत है ना, 0 6 से बड़ा थोड़ी हो सकता है, मतलब इसके लिए भी जो रीजन बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा, मूल बिंदु से दूर। और इसके लिए तो ये पता है ये क्या है, ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए रीजन इधर बनेगा और इसके लिए रीजन इधर बनेगा। तो आप देख पा रहे हो क्या कि फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन आपको दिख रहा है क्या, तो फिजिबल रीजन आप देख पा रहे हो कि ये है, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये वाला बाहर वाला रीजन ये पूरा खुला है। क्यों, क्योंकि ये रीजन देखो ना, आप इसको चेक करो, पहले इसको चेक करोगे तो ये वाला तो यहाँ मिल रहा है, ये वाला भी यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये वाला मिल रहा है क्या, ये वाला नहीं मिल रहा है, ये तो इधर नहीं आ रहा है, उधर भाग रहा है, और ये भी नहीं इधर आ रहा है, ये दोनों इसको धोखा दे रहा है, मतलब ये वाला तो फिजिबल रीजन नहीं होगा, ये फिजिबल रीजन होगा क्या, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी जा रहा है इधर इधर इधर, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ये भी जा रहा है इधर, लेकिन ये वाला धोखा दे रहा है, ये जो है ऊपर चला जा रहा है, मतलब ये धोखा दे रहा है, मतलब ये भी फिजिबल रीजन नहीं होगा। तो कौन बचा, यही तो बचा, यहाँ सबको ही आ रहा है, देखो ये वाला भी इधर जा रहा है, ये वाला भी यहाँ से इधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और ये भी इधर जा रहा है, दिख रहा है ना, ये तो उधर जा ही रहा है ना, ये उधर जा ही रहा है, ये जा रहा है सब, मतलब ये जो है हमारा खुला वाला वो हमारा फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, कॉर्नर पॉइंट ये है और ये है, बस ये दोनों। तो आपका ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। ए क्या है जी, ए है 0,3, ये 3 था ना, 1 2 3, ये 0,3 है, और ये क्या है, ये 6,0 था ना, हाँ 6,0। तो बस ये दो कॉर्नर पॉइंट है, बाकी तो कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये सब पूरा इंफिनिटी तक ऐसे जो है ना, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा।
ठीक है, तो यहाँ जो है फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, या फिर कहो हिंदी में तो अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध जब रहता है तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसके पहले आप टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, जो भी कॉर्नर पॉइंट मिला उसी पॉइंट पर देखो, ठीक है ना। जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है ना, समझ लो, यहाँ से कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा देता हूँ। जब फिजिबल रीजन बाउंडेड हो मतलब घिरा हुआ हो, मतलब परिबद्ध हो, तब आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पर मिलता है, और मिलता ही है, ये बात तो ध्यान दो। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हो, सुसंगत क्षेत्र बाउंडेड हो मतलब परिबद्ध हो, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पर मिलता है, और मिलता ही है, मतलब पक्के से मिलेगा, ना मिलने की कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब सुसंगत क्षेत्र अनबाउंडेड हो मतलब अपरिबद्ध हो, खुला हुआ हो, तब उस केस में दो पॉसिबिलिटी बनता है कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। और कहां मिलेगा, तो कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा, तो कहां मिलेगा, तो कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा। ये बात आप नोट करके रख लो कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलता कहां है, तो कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलता है, चाहे वो फिजिबल रीजन बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। फिजिबल रीजन बाउंडेड हो तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पर, और अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा, तो अगर मिलना होगा तो कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, तो वही बात है। तो अपने को चेक करना होता है ये कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चेक करना होता है। मिलने के लिए तो यही, अगर मिलना होगा तो ये पॉइंट पर चाहिए, पॉइंट पर, यही दोनों पॉइंट में से कोई, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट तो दो ही मिल रहा है ना, तो इन्हीं दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और नहीं तो फिर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब बोल देंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। मैंने बताया था ना कि टेबल तक का काम वो करना ही होता है। तो टेबल पहले बनाएंगे, तो कॉर्नर पॉइंट और जेड। तो जेड क्या है, जेड है x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई। तो यहां से निकालिए, कॉर्नर पॉइंट है ए और बी, ये दो को खाली कॉर्नर पॉइंट है। ए क्या है 0,3, 0,3, और बी क्या है जी, बी है 6,0, बी है 6,0। तो निकालो, x में 0 और y में 3, तो ये 6 हो जाएगा ना। यहाँ से z कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ से z कितना आ रहा है, यहाँ से z आ रहा है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यहाँ से भी 6 है। देखो अब यहाँ यहाँ क्या बात हो गया, यहाँ बात हो गया कि x और y, मतलब ये a और b दोनों पॉइंट पर 6 ही मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम किसको बोले, तो मिनिमम यही है, और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भी यही है, क्योंकि आपको दो को वैल्यू मिल रहा है, दो को पॉइंट मिल रहा है, और दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रहा है। आपको दो ही पॉइंट मिल रहा है, दो ही कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, और दोनों ही कॉर्नर पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू भी यही है। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता ना कि जेड मैक्सिमम ज्ञात करो, तो यही वाला बोलते हैं, और जेड मिनिमम ज्ञात करो तो यही वाला बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अनबाउंडेड रीजन है ना, अनबाउंडेड अगर सुसंगत क्षेत्र फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड होता है, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ता है कि ये चलो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो यहाँ दिख रहा है कि यही होगा, लेकिन क्या ये सच में यही होगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो चेक करते हैं, दोनों के लिए चेक करेंगे। वैसे यहाँ मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा है, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी चेक करके बताएंगे कि तो क्या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो दोनों चेक करेंगे, डोंट वरी। तो देखिए, अब यहाँ तक कर लिए ना, अब करने के बाद आपको क्या करना है, करने के बाद एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक पर ध्यान दो। अगर आपको जेड मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है, जेड मिनिमम निकालना है, तो जेड मिनिमम के लिए क्या करना होता है, जेड मिनिमम आपको निकालना है, मतलब जेड मिनिमम फाइंड करना है। इसके लिए क्या करो, जेड को जेड मिनिमम से छोटा कर दो। अब ये क्या बात हुई, तो बात ये हुई कि जेड क्या है, जेड है ये x प्लस टू वाई,
x प्लस 2y। और ये लेस देन, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रहे यहाँ इक्वालिटी नहीं है, मतलब इसके लिए जो लाइन बनेगा ना, इसके लिए लाइन बनाएंगे वो डॉटेड लाइन बनाएंगे, समझ में आ रहा है क्या आपको। और जेड मिनिमम क्या है, तो जेड मिनिमम टेबल से उठाते हैं। वैसे मिनिमम और मैक्सिमम अगर दोनों देखेंगे तो यही है, अगर मैक्सिमम अगर पूछेंगे तो यही 6 है, मिनिमम पूछेंगे तो 6 है, मतलब जेड मिनिमम और मैक्सिमम इस केस में तो सेम है, लेकिन हर बार सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो जेड मिनिमम 6 है, तो इसके लिए एक लाइन बनाना होगा, इसके लिए एक लाइन बनाना होगा, मतलब रीजन बनाना होगा, इसको ड्रॉ करना होगा। जैसे इन सारे कंस्टेंट को ड्रॉ किया ना, ये भी एक कंस्टेंट बन गया ना, इसको ड्रॉ करेंगे। अगर इसका रीजन ये सुसंगत क्षेत्र के रीजन को इंटरसेक्ट करता है, तब हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू का मतलब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये काम करते हैं। और देखिए जेड मैक्सिमम निकालना है, तो अगर जेड मैक्सिमम, वैसे पूछा नहीं है लेकिन अगर निकालना रहता कि जेड मैक्सिमम बताओ, तो जेड मैक्सिमम अगर निकालना रहता ना, तो उस केस में क्या करते, जेड को बड़ा कर देते जेड मैक्सिमम से। तो जेड क्या है, x प्लस 2y, जेड x प्लस 2y है, और ग्रेटर देन ये जेड मैक्सिमम क्या है, तो जेड मैक्सिमम टेबल से देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है, तो खैर यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमम सेम ही है, तो 6। और इसके लिए भी देखेंगे, समझ में आया। सबसे पहले आपको इसका रीजन बनाना है, तो रीजन बना के अगर हम देखेंगे कि इसका रीजन जो है वो सुसंगत क्षेत्र के रीजन को इंटरसेक्ट करता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और कितना होगा, तो इतना ही होगा। और उसी तरह जेड मैक्सिमम है, जेड मैक्सिमम के लिए ये वाला बनाएंगे रीजन, इसका रीजन बनाएंगे। अगर इसका रीजन ये फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे जेड मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करता है तो एग्जिस्ट करेगा, वो कितना होगा, तो इतना ही होगा। ठीक है, ये इन जो भी आपको निकालना है जेड मैक्सिमम या जेड मिनिमम, तो इन ये दोनों आपको रीजन बनाना होगा। अगर रीजन इंटरसेक्ट करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, इंटरसेक्ट करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब एग्जिस्ट करेगा। और वो कितना होगा, तो जो टेबल में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलता है, कॉर्नर पॉइंट पर, तो टेबल में कॉर्नर पॉइंट वाला ही तो वैल्यू लिखा हुआ होता है, समझ आया। चलिए, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा ना, टेबल एक्स वाई, ये x का वैल्यू अगर 0 लेंगे, x का वैल्यू 0, y बराबर 3 आएगा, और अगर y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 6 आएगा। अच्छा, यही वाला बन गया क्या, हाँ यही बन गया ना, x प्लस 2y बराबर 6, यही तो है, ये तो वही है। मतलब आपको देखिए यहाँ और भी मेहनत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन तो आपने ऑलरेडी बना के रखे है ना, ये वाला यही लाइन है ना, x प्लस 2y बराबर 6, तो यही लाइन, मतलब आपको खैर इस केस में तो यही लाइन मिल गया, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा। उस केस में मान लीजिए कि कुछ ऐसा लाइन बन रहा है, तो ऐसा लाइन तो उसको डॉटेड लाइन से ऐसे बनाना होगा, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि ये जो हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली यही वाला लाइन है, तो इसी लाइन पर ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे चला देंगे, यही वाला लाइन मिल गया। लेकिन रीजन देखेंगे, तो रीजन बनाएंगे, ये क्या है, इसमें 0,0 सेटिस्फाई करवा के देखिए, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन 6, हाँ 0 जो है 6 से छोटा है, 0 जो है वो 6 से छोटा है, मतलब इसका रीजन कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु की ओर, तो इसका रीजन जो बनेगा वो मूल बिंदु की ओर बनेगा, ये बनेगा। तो अब बताइए, इसका जो रीजन है, इसका रीजन है वो कहाँ है, इसका रीजन है मूल बिंदु की ओर, मतलब इधर, और फिजिबल रीजन कहाँ है, इसके ऊपर। मतलब क्या इन दोनों में रिश्ता नाता है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, नहीं ना। इसका रीजन अगर ऊपर जाता तब ना बोलते कि हाँ इसका रीजन को इंसाइड कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो नीचे भाग गया और ये ऊपर है, हमारा सुसंगत क्षेत्र तो ऊपर है, और ये जो रीजन है इसका रीजन नीचे है, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जेड मिनिमम मिलेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तभी मिलेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा ना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा तो नहीं मिलेगा। तो चूंकि ये इंटरसेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसका जो रीजन है वो फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसीलिए जेड मिनिमम मिलेगा। और जेड मिनिमम कितना मिलेगा, तो जेड मिनिमम जो है कॉर्नर पॉइंट पर आया हुआ वही मिलेगा, इसीलिए जेड मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और जेड मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, तो 6।
ठीक है, जेड मिनिमम कितना हो जाएगा जी 6 के बराबर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। और एक और बात कि चूंकि दोनों पॉइंट पर जेड मिनिमम जेड का वैल्यू 6 आ रहा है और यही हमारा मिनिमम है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर जेड मिनिमम मिलेगा। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर जेड मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, और वो कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम के लिए चेक कर लिए। अब मैक्सिमम के लिए मान लेते हैं कि पूछ दिया तब चेक कैसे करेंगे, तो वो बस वैसे ही जेड को जेड मैक्सिमम से बड़ा कर देंगे। मिनिमम निकालना है तो जेड को जेड मिनिमम मतलब छोटा वाला से छोटा, समझ में आ रहा है, जेड मिनिमम मतलब इसमें छोटा, जेड मिनिमम मतलब इसमें जो जेड का छोटा वैल्यू है, जेड मैक्सिमम मतलब इसमें जो जेड का बड़ा वैल्यू है। ठीक है ना, तो जेड को छोटा वाला से छोटा कर देंगे, लेस देन मतलब छोटा, ग्रेटर देन मतलब बदला बड़ा। तो जब मिनिमम वैल्यू निकालना होगा ना तो क्या करेंगे, जेड को छोटा वाला से छोटा कर देंगे, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा ना तो जेड को बड़का वाला से बड़ा कर देंगे, ऐसे छोटा वाला से छोटा बड़का वाला से बड़ा, ऐसे याद रखिए। छोटा वैल्यू निकालना हो मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना हो, छोटा वैल्यू निकालना हो तो जेड को छोटा वाला से छोटा कर देंगे, अगर बड़ा वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो जेड को बड़का वाला से बड़ा कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, तो चलिए यहाँ जेड ये है x + 2y ग्रेटर देन 6, तो लाइन तो यही बनेगा क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो इसको हटा के इक्वालिटी देंगे, तो इक्वेशन तो यही बनेगा। तो फिर से लाइन तो यही हम बनाने वाले हैं, लाइन तो यही बनाने वाले हैं, लेकिन अगली बार 0,0 सेटिस्फाई करवा के देखिए तो 0,0 सेटिस्फाई करवाएंगे तो 0 + 0 0 ग्रेटर देन 6, क्या ये बात सही है? 0 0 0 जो है 6 से बड़ा होता है नहीं ना, ये तो गलत हो गया ना। मतलब कि ये वाला जो है ना मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसका जो रीजन बनेगा वो मूल बिंदु से दूर बनेगा, मतलब इसके लिए रीजन जो बनेगा वो मूल बिंदु से दूर बनेगा इधर। ठीक है, मतलब इसका जो रीजन है और हमारा फिजिबल रीजन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जेड मैक्सिमम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम बोलेंगे कि अतः जेड मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट, जेड मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ में आया? तो यहां सिर्फ आपको जेड मिनिमम मिलेगा, जेड मिनिमम मिलेगा, समझ में आया ना? ठीक है, कैसे चेक करते हैं? तो ऐसा होगा आपको जब आपको ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड मिलता है तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी बनता है, चाहे तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो कहां मिलेगा, तो कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा। अगर मिलना होगा तो कहां मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा, अगर नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो चेक करने के लिए यही छोटा वाला से छोटा, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए छोटा वाला से छोटा जेड को कर देते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जेड को बड़का वाला से बड़ा कर देते हैं बस। और फिर उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं इसी तरह टेबल बना के। फिर यहाँ तो सेम हो गया तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन आपको कई बार ये जो है इनइक्वालिटी इक्वेशन जो है ना वो अलग आएगा, तो उसके इसमें उसी तरह टेबल बना के इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, जैसे ये सब करते हैं ना उसी तरह यहाँ लिखना है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के और फिर ये टेबल बना के आपको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है और फिर रीजन को डिसाइड करना है, मूल बिंदु या फिर कोई बिंदु सेटिस्फाई करवा के आपको रीजन को डिसाइड करना है, और फिर देखना है कि इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो भी एग्जिस्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू सिर्फ मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? और जब फिजिबल रीजन जो होता है वो बाउंडेड होता है, फिजिबल रीजन जब बाउंडेड होता है ना तो उसके से मिनिमम वैल्यू भी मिलता है और मैक्सिमम वैल्यू भी मिलता है, दोनों मिलता है जब फिजिबल रीजन बाउंडेड हो तब। लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो हो सकता है कि दोनों मिले, या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक मिले, या हो सकता है कि कोई भी ना मिले। समझ में आया ना? अगर फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे जनरली आपको कोई ना कोई एगो जरूर मिल जाएगा, मिनिमम या मैक्सिमम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज का जो काम था, आज का जो हमारा टास्क था वो पूरा हुआ, और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस पंजा सीरीज का, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए यार, कुछ दिन और 1-2 दिन बचा है तो उसमें बढ़िया से मेहनत करिए, और हम तो क्या ही कह सकते हैं, बाकी सब आपके ऊपर है कितना पढ़ाई कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।